Hello, what's up, everyone? I am Aditya Maurya, and welcome back to the Physio Science, your space for a smarter movement and better living. Today, I will explain about the stroke. What is stroke? Types of a stroke, and what is transient ischemic attack, and symptoms, diagnosis, treatments of strokes, and the rehabilitation of stroke. First of all, guys, I will describe introduction. Stroke is the fifth leading cause of death in the US, with one person dying every 4 minutes. स्ट्रोक जो है हमारा वो फिफ्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। कहाँ पे? यूएस में या फिर ऑल ओवर इन वर्ल्ड बात करें तो हर 4 मिनट में एक व्यक्ति स्ट्रोक से मरता ही मरता है। फॉर ब्लैक पीपल स्ट्रोक इज द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। इट इज द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। ये सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है पूरे वर्ल्ड वाइड में। ठीक है। अबाउट 8 लाख स्ट्रोक्स अक्कर ईयरली। हर साल जो है 8 लाख स्ट्रोक के केस देखे गए हैं अभी तक में। 1 एवरी 40 सेकेंड। हर एक 40 सेकेंड में एक स्ट्रोक के केस देखने को मिलते ही हैं। अकर्स ड्यू टू ब्लड सप्लाई प्रॉब्लम, ब्लॉक्ड और रप्चर्ड वेसल्स। स्ट्रोक होता कैसे है, क्यों होता है? रीजन ये होता है अकर्स ड्यू टू ब्लड सप्लाई प्रॉब्लम, यानी कि ब्लड सप्लाई जो होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, या फिर वो ब्लॉक हो जाता है, या फिर वो ब्लड वेसल्स हमारे ब्रेन में जो होता है वो रप्चर हो जाता है। इसके बारे में आगे हम लोग अच्छे से बात करेंगे। मेडिकल इमरजेंसी रिक्वायरिंग क्विक ट्रीटमेंट। इसमें हमें इमरजेंसी में पेशेंट्स को क्विक ट्रीटमेंट दिया जाता है। डेफिनेशंस ऑफ स्ट्रोक, यानी कि स्ट्रोक के डेफिनेशंस के बारे में हम लोग जानते हैं स्ट्रोक क्या होता है। डेफिनेशंस जानने से पहले आपको एक बात बता दूं, बेसिक चीज़ें जैसे ब्रेन को सबसे ज़्यादा वर्क और अच्छा फंक्शंस करने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरी होती है? वो दो चीज़, एक होता है हमारा सबसे पहला ब्लड, और दूसरा ब्लड में ऑक्सीजन, यानी कि ब्लड और ऑक्सीजन ये दोनों ब्रेन का बढ़िया फंक्शंस होने में हमारा मदद करता है और एक हेल्दी ब्रेन को रखता है। एक हमारा हो गया ब्लड और दूसरा हमारा हो गया ऑक्सीजन, यानी जितना हमारे बॉडी के हर पार्ट को ब्लड की ज़रूरी है उतना ही हमारे ब्रेन को भी ब्लड की ज़रूरी है। अगर ब्रेन तक हमारा ब्लड ना जाए तो हम लोग कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रोसेस या फिर कुछ भी थिंकिंग या फिर कोई भी वर्क या फिर कोई भी मूवमेंट हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको भी ब्लड सप्लाई का बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर से भी टीनी टीनी पार्टिकल्स, टीनी टीनी स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्लड वेसल्स के। ठीक है। बहुत छोटे छोटे आर्टरीज होते हैं ब्लड्स के जो कि सराउंडेड होते हैं ब्रेन के, और वो ब्लड सप्लाई करते हैं किसको? ब्रेन को, जो हमारे लिए बहुत ही, हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी डिसबैलेंस या फिर कोई भी आर्टरीज रप्चर होने की वजह से ही स्ट्रोक हमारा बॉडी में होता है। ठीक है। अब हम लोग डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। अब डेफिनेशंस क्या है इसके? ए स्ट्रोक इज डिफाइंड एज द क्लिनिकल सिंड्रोम। स्ट्रोक जो हमारा है ये क्लिनिकल सिंड्रोम है। रैपिड ऑनसेट है, सेरेब्रल डेफिसिट, यानी कि सेरेब्रल को ये नुकसान पहुंचाता है। किसको? सेरेब्रल हेमिस्फेयर को, जिसमें हमारे मोटर्स एरिया आ गए, प्री फ्रंटल एरिया, ये सब में ये प्रॉब्लम कॉज कर सकता है अगर यहाँ पे आर्टरीज रप्चर हो गए तो। ठीक है। लास्टिंग मोर देन 24 आवर्स और लीडिंग टू डेथ। इंसान का डेथ भी हो सकता है विथ नो अपेरेंट कॉज। इसका कोई अपेरेंट कॉज नहीं है। स्ट्रोक इज रैपिड लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन। स्ट्रोक जो हमारा ये रैपिडली लॉस करवाता है किसके फंक्शंस को? ब्रेन के फंक्शंस को। ड्यू टू द, क्यों? ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई टू ब्रेन। ठीक है। ए ब्रेन हैपेंस व्हेन ब्लड फ्लो टू अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टॉप्स एंड इट समटाइम्स कॉल्ड ब्रेन अटैक। आपने अभी तक हार्ट अटैक सुना होगा, ब्रेन अटैक भी होता है। ब्रेन अटैक क्यों होता है? ड्यू टू द लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई इन द ब्रेन, या फिर ड्यू टू द रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन। ओके। तो ये हमारा था स्ट्रोक्स के डेफिनेशन। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? टाइप्स ऑफ स्ट्रोक के बारे में। देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ स्ट्रोक। फर्स्ट, इस्कीमिक स्ट्रोक। सेकेंड, हेमोरेजिक स्ट्रोक। थर्ड वन इज ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक्स। ओके। इसको ट्रांजिएमिक इस्कीमिक अटैक को ऐसे दूसरा नाम हम लोग मिनी स्ट्रोक से भी जानते हैं। ठीक है। हम लोग बात करते हैं इस्कीमिक अटैक होता क्या है? ब्लड क्लॉट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ ब्लड टू एन एरिया ऑफ द ब्रेन, यानी कि हमारा ब्लड फ्लो जो होता है वो कोई भी क्लॉट या फिर प्लेग की वजह से हमारा ब्रेन के एरिया तक ब्लड सप्लाई बहुत कम पहुंचता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इस्कीमिक स्ट्रोक। अब ब्लड वेसल्स के अंदर या तो कोई प्लेग थ्रोम्बस फॉर्म हो गया हो,
या फिर कोई इम्बोलाई आ गया हो उसके बीच में, सर्कुलेटरी सिस्टम से मूव होते होते उसकी वजह से इस्कीमिया हुआ हो, उसकी वजह से स्ट्रोक आया हो। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। अब दूसरे टाइप में हम लोग हेमोरेजिक स्ट्रोक में बात करें। हेमोरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है? डिजीज ब्लड वेसल्स रैप्चर। हेमोरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, हमारा ब्लड वेसल्स जो होता है वो रप्चर हो जाता है। ठीक है, ब्लड लीक्स इनटू द ब्रेन टिश्यू। ब्लड जो होता है वो लीक होने लगता है कहाँ पे? ब्रेन टिश्यूज में, जिसकी वजह से क्या हो सकता है वहाँ पे हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जो भी हमारे गाइरस और या फिर सल्काई जो भी एरिया है उसको वो क्या करेगा? डेफिसिट करेगा। डेफिसिट मतलब नुकसान पहुंचा सकता है वो। किसको? हमारे ब्रेन को। अगर हमारे ब्रेन को अगर वो नुकसान पहुंचाएगा तो ना हम लोग कोई मूवमेंट कर पाएंगे, ना ही कोई टेस्ट कर पाएंगे, ना ही अपन सही से वर्क कर पाएंगे, है ना। और अगर एक और बात, अगर ब्लड वेसल्स लीक होता है या फिर रप्चर होता है तो उसके वजह से हेमोरेज, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, जिसकी वजह से इंसान का डेथ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक के बारे में। पहले तो मैं आपको बताऊं इस्कीमिक होता क्या है। इस्कीमिया रिफर्स टू अ डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू और ऑर्गन। इस्कीमिया का मतलब ही यही होता है कि डिक्रीज ब्लड सप्लाई, यानी कि ब्लड सप्लाई कहाँ पे डिक्रीज हो रहा हो, या फिर कोई टिश्यू में या फिर किसी ऑर्गन में। तो वैसे ही हमारा ब्रेन एक टिश्यू है, ऑर्गन है, जहाँ पे किसके द्वारा डिक्रीज हो रहा है ब्लड सप्लाई? कोई प्लेक या फिर कोई थ्रोम्बस की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे इस्कीमिया फॉर्म हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? स्ट्रोक फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इस्कीमिक स्ट्रोक के बारे में। ठीक है, इट इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्ट्रोक। ये स्ट्रोक का एक बहुत ही मोस्ट कॉमन फॉर्म है स्ट्रोक का। ठीक है, 85% ऑफ स्ट्रोक्स केसेस जो होते हैं वो इस्कीमिक स्ट्रोक्स होते हैं। ठीक है, कॉज्ड बाय ब्लॉकेज और नैरोइंग ऑफ ब्रेन आर्टरी। क्यों कॉज होते हैं ये इस्कीमिक स्ट्रोक? कॉज बाय ब्लॉकेज, कोई भी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज आ गया हो, या फिर नैरोइंग ऑफ ब्रेन आर्टरीज, उसकी वजह से ये इस्कीमिक स्ट्रोक जो होता है हमारा ये कॉज होता है। अब ब्लड क्लॉट्स और फैटी डिपॉजिट्स प्लेक आर कॉमन कॉज। ब्लड क्लॉट यानी कि प्लेटलेट्स जो हुआ, प्लेटलेट जो है हमारा वो एक प्लेक फॉर्म कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड क्लॉट हो जाएगा। या फिर कोई भी फैटी डिपोजिशंस आके एक प्लेक बना लेंगे, वो भी एक कॉजेज हो सकता है इस्कीमिक के लिए। लीड्स टू इस्कीमिया रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। यानी कि इस्कीमिया जो है वो क्या करता है? रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो का काम करता है, यानी वो रिड्यूस्ड कर देता है ब्लड फ्लो। किसको? टिश्यू या किसी भी ऑर्गन को। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? स्ट्रोक हो सकता है। कहाँ पे? ब्रेन में। अब हम लोग बात करते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक के बारे में। ठीक है, हेमोरेजिक स्ट्रोक इज कॉज्ड बाय आर्टरीज इन द ब्रेन आइदर लीकिंग ब्लड और बर्स्टिंग। ठीक है, मतलब कि हमारा हेमोरेजिक स्ट्रोक का मतलब ये हुआ कि कॉज्ड बाय ब्रेन आर्टरीज लीकेज और रप्चर। यानी कि हमारा ब्लड वेसल्स जो होता है ब्रेन में, जो छोटा छोटा टीनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें क्या हो जाए? या तो लीकेज आ जाए या फिर रप्चर होने की वजह से उसे हम लोग हेमोरेजिक स्ट्रोक बोलेंगे। और वो रप्चर होने के बाद क्या कॉज कर सकता है? क्या कर सकता है वो? ब्रेन को डेफिसिट कर सकता है, यानी नुकसान पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से हम लोग जो भी मूवमेंट कर रहे हैं ये अपन मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। आप मान के चलो, अगर कोई इंसान है वो अपना राइट शोल्डर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका किस एरिया, ब्रेन के किस एरिया में वो प्रॉब्लम आएगा? मैं बताता हूँ। ब्रेन के वो लेफ्ट साइड में उसको प्रॉब्लम होगी, या फिर लेफ्ट साइड में उसे स्ट्रोक आया हो लेफ्ट एरिया में। ठीक है, जिसकी वजह से उसका राइट साइड का जो भी मोटर फंक्शंस होंगे वो उसमें डिफिसिट आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे हमारे ब्रेन में जो फंक्शंस होते हैं, जो राइट साइड में फंक्शंस होते हैं, उसका अपोजिट हमारे लिम्ब में फंक्शंस होते हैं। यानी कि हमारा जो लेफ्ट साइड में जो भी फंक्शंस हो रहा है, अपन हाथ को ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, लेफ्ट पैर को ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, फिर लेफ्ट हैंड या फिर कोई भी लेफ्ट लिम्ब से अपन जो भी फंक्शंस कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, उसका फंक्शंस कहाँ हो रहा है? ब्रेन के किस पार्ट में? राइट साइड में। अगर वही राइट लिम्ब में अपन कुछ भी कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसका ब्रेन में किस एरिया में फंक्शंस हो रहा है? वो लेफ्ट में, यानी कि अपोजिट्स होता है ब्रेन में हमारे। ठीक है, कॉमन कॉज क्या हो सकते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक के? पहला तो हाइपरटेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाइपरटेंशन की वजह से हेमोरेजिक स्ट्रोक कॉज हो सकता है। दूसरा ट्रॉमा हो गया, एन्यूरिज्म्स हो गया, मेडिकेशंस, कोई कोई ऐसे मेडिकेशंस हैं जिसके वजह से हो सकता है। अब हेमोरेजिक स्ट्रोक्स के टाइप्स जान लें। इंट्रासेरेब्रल हेमोरेज हो गया, सब एरेक्नोइड हेमोरेज हो गया। इंट्रासेरेब्रल हेमोरेज क्या है? ब्लीडिंग विद इन ब्रेन टिश्यू, यानी कि ब्रेन के अंदर जो हेमोरेज हो रहा है, यानी उसका है ये इंट्रासेरेब्रल हेमोरेज उसे बोलते हैं। अब सब एरेक्नोइड हेमोरेज, ब्लीडिंग इन स्पेस बिटवीन ब्रेन एंड टिश्यू, यानी कि सब एरेक्नोइड स्पेस में क्या हो रहा है? हेमरेज हो रहा है और ब्लीडिंग हो रहा है
उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सब एरेक्नोइड हेमरेज। मेनिंजेस के बारे में जानते हो कि आप लोग, मेनिंजेस जो होता है हमारा वो ब्रेन को कवर करता है, ठीक है। मेनिंजेस के 3 लेयर होते हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर। तो जो हमारा एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर, इन दोनों के बीच में जो होता है, इन दोनों के बीच से जो होता है ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो होता है वो पास करता है। अगर आप मेनिंजेस के बारे में नहीं जानते हो तो आप मेरे चैनल पे एक बार विजिट करना, मैं मेनिंजेस के बारे में अच्छे से पढ़ा रखा हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा एरेक्नोइड और पाया के बीच में जो होता है उसे हम लोग सब एरेक्नोइड स्पेस बोलते हैं, ठीक है। उसमें हेमरेज हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब एरेक्नोइड हेमरेज। ये क्या कॉज कर सकता है, ब्रेन को डेफिसिट कॉज कर सकता है, मूवमेंट करवाना या फिर कुछ भी बॉडी फंक्शंस जो होगा हमारा वो स्लो डाउन कर देगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या कॉज कर सकता है और क्या क्या होता है, ठीक है। अब एक और है जिसमें बात करें अपन TIA। TIA का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, समझे। ब्लड फ्लो टू ब्रेन इज वेरी ब्लड फ्लो टू ब्रेन इज वेरीफुली इंटरप्टेड, ठीक है। ब्लड फ्लो जो होता है हमारा वो ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये तो मैं अभी पीछे ही अभी आपको बताया। ये TIA होता क्या है देखो, ये कॉज कैसे होता है, कॉज्ड बाय क्लॉट्स और डेब्रिस। ये कैसे कॉज्ड होता है, या तो क्लॉट की वजह से, यानी ब्लड क्लॉट हो गया उसकी वजह से, डेब्रिस की वजह से, ठीक है। वार्निंग साइन फॉर फ्यूचर स्ट्रोक। TIA जो होता है हमारा वो क्या होता है, वार्निंग साइन होता है, किस चीज़ के लिए, स्ट्रोक्स के लिए, ठीक है। 1/3 ऑफ पीपल विथ TIA हैव मेजर स्ट्रोक्स विद इन 1 ईयर। जो TIA है वो जो है सो मेजर स्ट्रोक माना गया अभी तक के हर 1 साल में, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अब स्ट्रोक्स के सिम्टम्स क्या क्या हैं, ठीक है। स्ट्रोक्स के फर्स्ट में आ गया सिम्टम्स हमारा कन्फ्यूजन, ट्रबल स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। पेशेंट्स जो होगा वो कंफ्यूज रहेगा, ट्रबल स्पीकिंग यानी उसे बोलने में प्रॉब्लम होगी, हिचकिचाहट होगा, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश कम करेगा कोई भी बातों को, ठीक है। या फिर अपने बातों को बताने में वो बता नहीं पाएगा वो, ठीक है। हेडेक होगा विथ अल्टर्ड कॉन्शियसनेस और वोमिटिंग। नंबनेस हो जाएगी उसे कहाँ कहाँ, फेस में, आर्म में, लेग यूजुअली वन साइड। और ये फेस और आर्म में जिसमें भी नंबनेस होगी किसी एक साइड में ही होगा, ठीक है। ट्रबल सीइंग इन वन या बोथ आइज। उसे देखने में या फिर उसकी दूर दृष्टि जो हो सकती है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, या तो एक आंख में आए या फिर दोनों में, ठीक है। ट्रबल वॉकिंग यानी कि वॉक करने में उसको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। डिजीनेस, उसे चक्कर जैसा आएगा, उसे वीकनेस फील होगा। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, वो अपना मूवमेंट जो होगा वो सही ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा पेशेंट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में कि अपन कैसे डायग्नोस कर सकते हैं किसी भी स्ट्रोक पेशेंट को। या फिर अगर मान के चलो आपके क्लिनिक में अगर कोई भी स्ट्रोक पेशेंट ही आया हो, अगर एग्जांपल कोई भी एक पेशेंट आया हो, आपको नहीं पता उसे स्ट्रोक है, मेनिंजाइटिस है या फिर MI है, फिर कोई भी प्रॉब्लम, तो उसे हम लोग कैसे डायग्नोस करेंगे। पहले तो इसका एक न्यूमोनिक्स है, फास्ट। फास्ट आप याद रखना, ठीक है। इस फास्ट का मतलब क्या होता है, ये रहा हमारा फास्ट न्यूमोनिक्स, ये आप याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायग्नोस करने के लिए किसी भी स्ट्रोक पेशेंट को। F से हमारा होगा फेस, A से होगा हमारा आर्म, S से होगा स्पीच और T से होगा टाइम, ठीक है। मतलब फास्ट से अपन क्या कर सकते हैं, डायग्नोस्ट कर सकते हैं। मैं बताऊंगा आगे कैसे होगा। देखो यहाँ पहले फर्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं, स्ट्रोक्स अकर क्विकली। स्ट्रोक्स जो होता है वो अकर होता है, क्विकली आ जाता है, सडन हो सकता है किसी को भी स्ट्रोक, या फिर हाइपरटेंशन के पेशेंट में तो सडन ही होता है। नीड रैपिड रिकॉग्निशन, ठीक है। अब बात करते हैं अपन न्यूमोनिक्स के बारे में, ठीक है। फास्ट हमारा जो न्यूमोनिक्स है, F से हो जाएगा फेस, A से आर्म, S से स्पीच, T से टाइम। यहाँ पे F से है क्या, फेस ड्रॉपिंग, यानी कि कोई भी पेशेंट्स अगर आपके क्लिनिक में विजिट करता है तो आप उसके फेस को अच्छे से ऑब्जर्व करना, उसमें देखना फेस या तो किसी एक साइड, या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, उसका कोई ना कोई एक साइड फेस जो होगा वो ड्रॉप रहेगा, ठीक है। या फिर पेशेंट्स को आप लोग बोलना है स्माइल करने को, और स्माइल पेशेंट अगर नहीं कर पाए, अगर थोड़ा भी अगर वो अपना मूवमेंट कर पाए अगर, और भी कोई लेडीज का, तो उससे आप लोग देख सकते हो वो कोई भी ना कोई एक साइड वो उसका फेस जो होगा वो ड्रॉप रहेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आर्म के बारे में। पेशेंट्स को अगर आप इंस्ट्रक्ट कर पा रहे हो तो ठीक, अगर नहीं इंस्ट्रक्ट कर पा रहे हो तो आप पैसिवली ही उसे उसका आर्म को जो है वो
अपवर्ड डायरेक्शन में यानी फ्लेक्शन करवाना, उससे हम लोग पता कर सकते हैं। अगर राइट साइड में अगर प्रॉब्लम होगा तो वो अपने राइट आर्म को मतलब सॉरी लेफ्ट हेमिस्फीयर में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो अपना राइट अपर लिम्ब को मूव नहीं कर पाएगा, फ्लेक्शन नहीं कर पाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर वहीं लेफ्ट एरिया में ब्रेन के अगर कोई भी डेफिसिट हुआ हो तो वो राइट साइड का लिम्ब को फ्लेक्स नहीं कर पाएगा, ठीक है। इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि हाँ उसको स्ट्रोक हो रखा है, लेकिन अभी पूरा पता नहीं लगा सकते, अभी अपन 50% केस में है, ठीक है। अभी 50% अभी अपना और केस बचा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन स्पीच के बारे में। स्पीच में उसको डिफिकल्टीज आ सकते हैं, कुछ भी अगर आप उससे बात कर रहे हो तो आपको सही ढंग से ना बात बता पा रहा हो, ऐसे हकला कर बोल रहा हो या फिर थोड़ा बहुत तोतला कर बोल रहा हो या फिर बोलने की कोशिश कर रहा हो पर बोल नहीं पा रहा हो पेशेंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऐसे स्पीच डिफिकल्टी, ठीक है। अब टी से बात करें, टाइम, उससे पूछना है कि पेशेंट को आखिर ये सिम्टम्स या फिर ऐसा ये वीकनेस या फिर अगर फॉल हुआ हो पेशेंट से, फिर उसको सीजर्स आए हो या फिर डिजीनेस कब से आ रहा है, ये आपको टाइम पूछना है। इस टाइम ड्यूरेशन से आपको पता चल सकता है कि हाँ स्ट्रोक कितना सीवियर है, ठीक है। अगर स्ट्रोक ज़्यादा सीवियर होगा तब तो फिर वो इमरजेंसी के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है टाइम टू कॉल इमरजेंसी, तुरंत इमरजेंसी में पेशेंट्स को आप वो तुरंत एडमिनिस्ट्रेट करो पेशेंट को और उसके मेडिकेशंस वगैरह ये सब, और डॉक्टर अच्छे डॉक्टर से दिखवाओ, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। क्या क्या इसको डायग्नोस्टिक टेस्ट हो सकता है, तो पहला तो सीटी स्कैन हो सकता है, एमआरआई हो सकता है, कैरोटिड अल्ट्रासाउंड, एंजियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम, ब्लड टेस्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें आप लोग सोच रहे होंगे ये इकोकार्डियोग्राम क्यों आ रहा होगा, ये ईसीजी से हम लोग पता लगा सकते हैं हार्ट के बारे में, यानी कि हार्ट का जो आउटपुट होगा, आउटपुट वॉल्यूम, उससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं। कभी कभी कोई पेशेंट्स में होता है क्या कि पहले हार्ट हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, एमआई हो या फिर कोई भी उसका कोई एक वाल्व काम नहीं कर रहा, आर्टेरियल फिब्रिलेशन की वजह से भी हो सकता है या फिर अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी हो सकता है। तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है, ब्रेन अटैक आ सकते हैं, यानी कि हेमोरेज या फिर स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। वो भी एक कॉज होता है हमारा, इसीलिए डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमारा इकोकार्डियोग्राम से अपन डायग्नोस करते हैं, ठीक है। सीधा सीधी आप इतना जानो, डायग्नोसिस में अपन जब ब्रेन की डायग्नोसिस करते हैं तो उसमें अपन हार्ट की डायग्नोसिस करते हैं, क्योंकि हार्ट और ब्रेन यही दोनों फंक्शंस जो है हमारे बॉडी में साथ में मिलकर वर्क करते हैं, ठीक है। यानी कि ब्रेन को क्या सप्लाई करता है, हार्ट ब्लड, और ब्रेन क्या करता है, हार्ट को पंप करवाने में हमारा हेल्प करवाता है, यानी इन्फॉर्मेशन भेजता है। और लगातार ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से जो होता है वो हमारा हार्ट जो होता है वो पंप करते रहता है, यानी दोनों एक दूसरे के, एक बॉयफ्रेंड है तो एक गर्लफ्रेंड है, मान के चलो हार्ट बॉयफ्रेंड है, हार्ट गर्लफ्रेंड है और ब्रेन जो है वो बॉयफ्रेंड है, ठीक है। बी से ब्रेन और एच से गर्लफ्रेंड, ठीक है, याद रखना ये सब न्यूमोनिक्स के फॉर्म में। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, स्ट्रोक। अब अपन बात करते हैं स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के बारे में कि स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में अपन क्या क्या ड्रग्स हो या फिर जो भी रिहेबिलिटेशन वगैरह हो, अपन क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं स्ट्रोक में। पहले तो अपन एस्पिरिन देंगे। पहले अपन बात करें इस्कीमिक स्ट्रोक के ट्रीटमेंट की, एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है हम वो दे सकते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। फिर टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर ये भी दे सकते हैं, किसके द्वारा, बाय इंजेक्शंस के थ्रू। एक कैरोटिड इंडायरेक्टोमी ये भी करवा सकते हैं पेशेंट्स का। फिर एंजियोप्लास्टी भी करवा सकते हैं ट्रीटमेंट में। फिर हेमोरेजिक स्ट्रोक में देखते हैं क्या क्या ट्रीटमेंट है, ड्रग्स टू लोअर द प्रेशर एंड प्रिवेंट सीजर्स। कोई ऐसा ड्रग देंगे जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो लो होगा, यानी हाइपरटेंशन हो तो उसको थोड़ा सा नॉर्मल गति में लाने का, प्रेशर को नॉर्मल गति में लाएगा, वैसा अपन ड्रग्स देंगे। फिर प्रिवेंट सीजर्स, यानी कि सीजर्स को प्रिवेंट करने वाला ड्रग्स देंगे अपन। जैसे कि अपन बात करें, जैसे कि प्रिवेंट सीजर्स, सीजर्स जो होते हैं उसमें एंटी सीजर्स में कौन कौन सा ड्रग्स दे सकते हैं अपन, जैसे एंटी सीजर्स ड्रग्स दे सकते हैं, ठीक है। और फिर एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस दे सकते हैं, एंटी कोगुलेंट थेरेपी दे सकते हैं। एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस लाइक जैसे वारफरीन हो गया, क्लोपिडोग्रेल हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्रग ऑफ चॉइस है एंटी प्लेटलेट्स का, क्योंकि प्लेटलेट्स अगर किसी के अंदर अगर ब्लड क्लॉट होने की वजह से अगर हेमोरेज हो रहा हो तो उसमें अपन ड्रग ऑफ चॉइस में क्या देंगे, वारफरीन देंगे।
क्लोपिडोग्रेल देंगे, ठीक है। ये एंटीप्लेटलेट मेडिकेशंस, एंटीप्लेटलेट ही क्यों दे रहा है, क्योंकि प्लेटलेट की वजह से ही क्या हो रहा है, प्लेक फॉर्म हो रहा है किसमें, ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में, जिसकी वजह से क्या कॉज कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शंस कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से नैरोइंग आर्टरी हो गया, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो ज़्यादा बढ़ गया किसमें, ब्लड वेसल्स में। इसीलिए हम लोग एंटीप्लेटलेट्स जो होता है वो अपन इसमें प्रिस्क्राइब करते हैं, या फिर इन्फ्यूजन के द्वारा इमरजेंसी में अपन इन्फ्यूज करते हैं, कहाँ पे, आर्टरीज में, ठीक है। अब एंटीकोगुलेंट ड्रग्स भी इसमें देते हैं, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स भी करवाते हैं कभी कभी, किसी किसी मतलब किसी किसी केस में, ठीक है। कोई कोई केस में अगर ज़्यादा हो गया हो, ब्लड वेसल्स रप्चर हो गया हो किसी किसी केस में, तो फिर क्या करते हैं, उसमें अपन सर्जरी करते हैं, ठीक है। फिर उसमें क्या करते हैं, अपन रिपेयर करते हैं ब्लड वेसल्स को, फिर रिमूव करते हैं। किस चीज़ को रिमूव करते हैं, एवीएम का फुल फॉर्म क्या है, आर्टेरियो वेनस मालफॉर्मेशन, यानी आर्टरीज और या फिर वेनस, इन दोनों में से कोई भी एक आर्टेरियो वेनस मालफॉर्मेशंस को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स इफ नीडेड, अभी मैंने बोला था ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की भी ज़रूरत होती है ट्रीटमेंट में, ठीक है। अब बात करते हैं अपन रिहैबिलिटेशंस के बारे में, ठीक है। स्ट्रोक अफेक्ट फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ, स्ट्रोक जो होता है हमारा किस किस चीज़ों को अफेक्ट करता है, फिजिकल हेल्थ को भी और इमोशनल हेल्थ को भी स्ट्रोक जो होता है वो अफेक्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे उसमें रिकवरी के लिए, रिकवरी इन्वॉल्व्स स्पीच थेरेपी करवाएंगे पेशेंट्स को, फिजिकल थेरेपी करवाएंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है। सपोर्ट ग्रुप्स एंड फैमिली सपोर्ट आर वाइटल, इसमें फैमिली सपोर्ट्स का सबसे बड़ा रोल होता है पेशेंट्स को ट्रीट करने में या फिर उसको ठीक करने में, ठीक है। फिजिकल थेरेपी में अपन बात करें तो पेशेंट्स को क्या क्या करवाएंगे, उसमें कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस करवाएंगे, रीलर्न करवाएंगे मूवमेंट को, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे, ठीक है। यह बात ये किस में हुआ, ये फिजिकल थेरेपी की ये बात थी, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। हाँ, तो प्रिवेंशन में अपन देखें, हेल्दी लाइफस्टाइल इज द बेस्ट प्रिवेंशन, यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जो होता है वो, हेल्दी लाइफस्टाइल इज बेस्ट प्रिवेंशन, ठीक है। अब इसमें प्रिवेंशन में क्या क्या बात करेंगे, हेल्दी डाइट, डाइट जो होता है हमारा हेल्दी होना चाहिए, सॉफ्ट डाइट होना चाहिए, मेंटेन हेल्दी वेट, रेगुलर एक्सरसाइजेज, अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग भी कॉज कर सकता है हमारे किस चीज़ को, हार्ट अटैक को, एमआई को या फिर स्ट्रोक को, ये भी कॉज करता है। लिमिट अल्कोहल कंजप्शन, ये भी एक हमारा कॉज होता है हेमोरेज में, ब्रेन हेमोरेज कॉज करता है। क्यों, कैसे कॉज करता है, कोई भी अल्कोहल पेशेंट ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल को कंज्यूम करता है तो उससे क्या कॉज होता है, हमारे बॉडी में हाइपरटेंशन कॉज होता है, और हाइपरटेंशन कॉज होने की वजह से क्या होता है, स्ट्रोक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, इसके आते हैं कॉन्क्लूजन्स के बारे में, ये हमारा लास्ट है पार्ट है, कॉन्क्लूजन्स के बारे में बात करते हैं। स्ट्रोक इज लाइफ चेंजिंग एंड डिस्ट्रेसिंग, स्ट्रोक जो होता है वो लाइफ चेंजिंग होता है, ठीक है। और ये पेशेंट्स को क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में ला देता है, ठीक है। पेशेंट्स पूरा वीक हो जाता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, यानी कि कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ही नहीं कर पाता वो सही ढंग से, ठीक है। अफेक्ट पेशेंट्स एंड फैमिली, उसके फैमिली को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। रिकवरी जो होता है बहुत ही स्लो होता है, लेकिन अगर रिकवरी जो होता है वो बहुत ही स्लो होता है और रिक्वायर्स कॉन्फिडेंस, और इसमें पेशेंट्स को और उसके फैमिली को कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा नीड होती है और सपोर्ट भी करना पड़ता है इसमें पेशेंट्स को। इसमें फिजिकल थेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, फिजियोथेरेपिस्ट का, पेशेंट्स को सही करने में, ठीक करने में, दोबारा उसके रीलर्न मूवमेंट और कोऑर्डिनेशंस में बहुत ही अहम रोल होता है किसका, फिजियोथेरेपिस्ट का, ठीक है। अर्ली रिकॉग्निशंस एंड ट्रीटमेंट सेव लाइफ, ठीक है। ये हमारा था स्ट्रोक के बारे में। आगे अपन फिर मिलते हैं किसी अदर लेक्चर्स में, किसी और सब्जेक्ट के किसी और सब्जेक्ट के लेक्चर में। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग द फिजियो साइंस, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे मूविंग एंड स्टे हेल्दी। ओके, टाटा, बाय बाय।